हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों अमेरिका ने टारगेट किया वेनेजुएला को। वाई अमेरिका टारगेट वेनेजुएला। इतने सारे कंट्रीज़ थे, इतने सारे दुश्मन थे भाई। अमेरिका वेल नोन कंट्री है, उसके काफ़ी सारे दुश्मन थे, तो उन्होंने क्यों टारगेट किया वेनेजुएला को और अमेरिका ने क्या रीजंस बताए टारगेट करने के वेनेजुएला को। तो चलिए पहले बात करते हैं क्या रीज़न थे अमेरिका की साइड से। तो उन्होंने ये बताया कि काफ़ी साइड से जो उस पार्ट की से ड्रग डीलर्स, मतलब अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ड्रग्स से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। मतलब ड्रग्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अमेरिका एक तरीके से ड्रग्स का हब बनता जा रहा था। उन्होंने जो ड्रग्स वगैरह वाला सिस्टम था कि मतलब जो उनके कंट्री में ड्रग ना आ पाए, तो इसलिए उन्होंने ये एक तरीके से मिलिट्री एक्शन लिया वेनेजुएला पर। ये ट्रम्प के साइड की स्टोरी थी। ये ट्रम्प ने बताया कि क्यों हमने उन पर हमला किया। ये थी कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे जो इस पॉलिसी के अंदर आते थे, जहाँ से ड्रग्स इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था। यूरोपियन कंट्रीज़ थे काफ़ी सारी, इनफैक्ट चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व माना जाता है ड्रग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बट उन्होंने वेनेजुएला को अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि अब जो चाइनीज़ मिलिट्री और रशियन प्रेसिडेंट जो जिन्होंने इस पर बयान दिया है और जितने भी बड़े बड़े हिस्ट्री के नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि इसलिए अटैक किया है क्योंकि जो हब वेनेजुएला, उसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल के बैरल्स थे। अगर बात करें तो उसके पास कुछ 305 टन बैरल ऑयल था। तो इतना ऑयल था, बट वो मैनेज नहीं कर पाता था। उनके पास जो थे वो रिसोर्सेज नहीं थे उस ऑयल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के या इनफैक्ट निकालने के भी। तो इसलिए वो अपनी जो 90% हेल्प था वो चाइना से लेता था। और चाइना ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री, उनको तो ज़रूरत थी ऑयल की, क्योंकि जितने भी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सब रन करने के लिए ऑयल ही लगता है। तो सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ चाइना सप्लाई करता था, इम्पोर्ट करता था बदले में उनको, मतलब एक्सपोर्ट करता था, वेनेजुएला से लेता था। बदले में उनको क्या देता था? बदले में उनको रिसोर्सेज देता था, टेक्नोलॉजी देता था और कुछ पैसे भी देता था। खैर वो पैसे अप टू द मार्क नहीं होते थे, बट फिर भी उन्हें करना पड़ता था क्योंकि वेनेजुएला के पास रिसोर्सेज नहीं थे। अमेरिका को इस चीज़ से दिक्कत थी कि हमारे साइड का कंट्री अपने जस्ट अमेरिका के नीचे है वेनेजुएला, तो वो कैसे अफेक्ट हो रहा है अमेरिकन पॉलिसीज़ से, अमेरिका कैसे चाइनीज़ पॉलिसीज़ से, कैसे चाइना धीरे धीरे पकड़ बना रहा है उस कंट्री पे। तो इसलिए उन्होंने पहले उसको वॉर्न किया, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू मना किया चाइना को। बट फिर उन्होंने लास्ट में मिलिट्री एक्शंस लिया अपनी डेल्टा फोर्सेस को भेज करके। अब इसमें बात करते हैं कि क्यों वेनेजुएला ने बात नहीं मानी उनकी, क्यों अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहता है। वो शायद वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट कंट्रीज़ में गिना जाएगा। बाकी सब उसके निगेटिव साइड है, मगर ये एक पॉजिटिव साइड है कि वो जो बोलता है वो करता है। उसने बोला था कि हमें फुल कंट्रोल चाहिए आपके ऑयल कंटेनर्स पे, और कोई भी कंट्री हो इसको डिनाई ही करेगा देने से, क्योंकि उनके ऑयल का मतलब है कि रिसोर्सेज पे आप कंट्रोल कर रहे हो, उनकी इकोनॉमी पे कंट्रोल कर रहे हो। वेनेजुएला ने भी ये किया, बट फिर अमेरिका ने अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अब इसके बाद बात आती है ग्रीनलैंड की, कि ग्रीनलैंड क्यों चाहिए थी अमेरिका। इतना पहले से ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, फिर भी उनको क्यों चाहिए इतना ऑयल, क्यों इतने रिसोर्सेज चाहिए। तो जो वेनेजुएला था ये सिंबल था पावर का। जैसे रशिया को यूक्रेन परेशान करता है, वैसे वेनेजुएला को इन फ्यूचर यूक्रेन से भी ज़्यादा परेशान कर सकता था, अमेरिका को परेशान कर सकता था। तो इसलिए उन्होंने अपना फुल कंट्रोल उस पर इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न लिया। और चाइना और रशिया का इवेजन धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहे थे, रशियंस तो खैर नहीं थे इसमें, चाइनीज़ एम्बेसीज़ का वहाँ पर लगातार इस्टेब्लिश होना, हेडक्वार्टर्स नए नए बनाना, वहाँ पर मॉनिटरी बेनिफिट्स उनको देना वेनेजुएला के पर्सन्स को, इन चीज़ों से वेनेजुएला की जो पब्लिक थी और जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेनेजुएला पर फिर से अपना पूरा कंट्रोल लेंगे। तो थोड़ी सी अगर ग्रीनलैंड की बात कर लें तो ग्रीनलैंड पर अमेरिकन्स अपना कब्जा इसलिए चाहते हैं, एक तरीके से उन पर अपनी एम्बेसीज वगैरह, हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश, मिलिट्री ऑपरेशंस इसलिए इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है आर्कटिक ओशियन का। आर्कटिक ओशियन का मतलब ये है कि फिर आप दोनों साइड से, नीचे से भी ऊपर से भी शिप्स कंट्रोल कर लोगे यूरोपियन कंट्री में जो ऑयल सप्लाई करते हैं, जो रशियन ऑयल सप्लाई होता है या फिर जो चाइनीज़ ऑयल भी, या जो भी चाइनीज़ इक्विपमेंट, पूरा एक्सपोर्ट एक तरीके से बंद हो जाएगा। जो चाइना से बाहर वाली कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज जो भी करती हैं वो सब क्लोज़ हो जाएगा और इनका बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए वो ग्रीनलैंड पर अपना फुल कंप्लीट अथॉरिटी चाहते हैं। लेकिन बात यही है, ग्रीनलैंड के बाद नेक्स्ट कौन?
जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि ये एक दिन का ऑपरेशन था, एक दिन से हो गया, नहीं। बोथ द कंट्रीज वर प्लानिंग फॉर दिस मिलिट्री ऑपरेशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन्स थे वो लगातार रेज हो रहे थे 2025 के स्टार्टिंग से ही। यूएस ने मल्टीपल वार्निंग्स भी दी बट वेनेजुएला ने नहीं माना। तो इसके बाद यूएस ने फैसला लिया कि बोट से स्ट्राइक करी, लगातार अपने वो जो शिप्स थे, वॉर शिप्स थे, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाई, उसके बाद भी नहीं माना। फिर जब कुछ नहीं उन्होंने वो किया, मतलब बिल्कुल लाइटली लेने लगे, तो वो भी सामने भी यूएस था, उन्होंने फिर अपनी पावर दिखाई अच्छी तरीके से। और अभी तक की अगर आप लोगों को अपडेट दूँ तो ये जो ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका ने किया, वहाँ पर 105 सिविलियंस की डेथ हुई। और ये अब बात करते हैं इसमें कि नाटो का इसमें क्या रिएक्शन है। तो इसमें नाटो, देखो नाटो को लीड कौन करता है, अमेरिका, तो वो डेफिनेटली न्यूट्रल रहेंगे नाटो वाले। ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स उनका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ इतने लंबे टाइम से वॉर में इन्वॉल्व है कि वो एक और साइड नहीं खोल सकता वॉर के लिए। चाइना की बात करें, चाइना कभी भी डायरेक्ट वॉर अब इस समय तो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वो भी ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो रिस्क नहीं लेगा अपनी इकोनॉमी को डेंजर में लाने का। और दूसरे साइड उसके लिए भी रास्ता ओपन हो रहा है ताइवान के लिए, कि अमेरिका अगर वेस्टर्न्स के साथ एक दो कंट्री वेस्टर्न की लड़ाई करने लगी, या फिर रशिया ही इन्वॉल्व हो गया मान लो, जिसकी पॉसिबिलिटी 1% है, तो उसके बाद वो तुरंत चाइना जो है वो इन्वेड कर देगा ताइवान के ऊपर। अब बात करते हैं और छोटी कंट्री की, ईरान इजराइल में क्या चल रहा है। तो भाई ईरान जो है उस पर इजराइल अटैक करने वाला है, जैसा कि न्यूज़ वगैरह में भी दिखा ही रहे हैं बराबर, तो कभी भी अटैक हो सकता है। अब डेल्टा फोर्सेस की अगर बात करें कि कैसे इतना सडन ऑपरेशन हो गया कि सब पूरा ब्लैकआउट हो गया, मतलब, तो इसके पीछे अमेरिकन एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं। हमेशा अमेरिकन एजेंसीज को सबसे शार्प एजेंसीज बोला जाता है पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट। क्योंकि ऐसा अभी तक किसी कंट्री में पॉसिबल, कोई कंट्री के प्रेसिडेंट ये कर नहीं पाए हैं कि प्रेसिडेंट को ही उठा लिया आपने लाइट बंद करके। मतलब पूरे सिटी की या पूरे स्टेट की या पूरे इनफैक्ट कंट्री की शायद लाइट कट ऑफ हुई थी, उसके बाद उन्होंने उठाया। ये था एक ओवरव्यू या फिर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा इस, या फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वॉर के या फिर इसके रिलेटेड। अगर आप लोग और डीप इन्फॉर्मेशन या फिर डीप स्टडी या फिर डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो लाइक करें और कमेंट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लेट्स सी यू सून।